हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। और आज हम लोग जेपीएससी सीरीज की इस वीडियो में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। जो आज का जो टॉपिक है, पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। आज का टॉपिक है संथाल परगना। और इससे भी जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2016 ले लीजिए या फिर 2021 ले लीजिए। वहाँ से जो है आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से, संथाल परगना से। हम लोग इस 5 क्वेश्चन के अलावा जो आपका झारखंड में कि भूमि संबंधी जो कानून अधिनियम है उसमें टोटल जो है 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने सीएनटी का 5 प्रश्न जो है प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ये क्वेश्चन 2016 और 2021 दोनों में जो पूछे गए थे और इस टाइप के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। आज जो हम लोग पढ़ेंगे संथाल परगना, इसके अंतर्गत जो है हम लोग इसके अलावा 2 प्रश्न जो है और हम लोग पढ़ेंगे जो अन्य राज्य के कुछ अधिनियम हैं। तो जो टोटल क्वेश्चन आज का रहेगा 2016 और 2021 का मिला के, वो टोटल क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 14 रहेगा दोनों ईयर का मिलाकर। और इससे पहले जो हम लोग जो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने झारखंड के शिक्षण संस्थान, जहां से आपका 3 क्वेश्चन बनता है, वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बात करें तो झारखंड के खेल कूद, यहाँ से 5 क्वेश्चन बनता है, ये भी बात कर लिए हैं। उसके बाद अगर आप 3rd वीडियो देखिएगा तो उसमें हम लोगों ने झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, इसके बारे में भी बात किया, तो यहाँ से भी आपका 5 क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में आपदा प्रबंधन, यहाँ से भी हम लोगों ने बात कर लिया, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं। और हाल ही में हम लोगों ने अपने सीएनटी का वीडियो जो है उसे कंप्लीट किया और वहाँ से भी 5 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आज का वीडियो कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग जो है आज टोटल 7 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप टोटल देखिएगा तो 21 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन जो है हम लोग अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, आपको पता होगा जेपीएससी के द्वितीय पत्र में, जिसे सामान्य अध्ययन कहा जाता है, तो जिसमें से हम लोगों ने 31 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो बच रहा है हमारे पास वो 69 क्वेश्चन बच रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो सबसे हाईएस्ट मार्किंग वाला है। आज जो हम लोगों ने टोटल 7 क्वेश्चन लिया है 2016 से और 7 क्वेश्चन लिया है 2021 से, यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो हम लोग पूरा जो है 14 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। आपको और बताते चलूँ कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है आपको सबको पता ही होगा कि ये 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों ने इसका जो है तैयारी भी पूरी ज़ोर शोर से भी कर रही है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे आज के टॉपिक पे आता हूँ। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं उसके लिए एक छोटा सा इंट्रो बना के रखता हूँ, जहाँ से कि सारा क्वेश्चन जो नीचे आएगा सब इसी से रिलेट कर रहा है। तो चलिए बिना लेट के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आपको बता दिया, संथाल परगना, और ये कितना मार्क्स का आएगा मैंने आपको ये भी बता दिया है। यहाँ से आज हम लोग 7 मार्क्स कवर करेंगे पूरे एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो हमारे परीक्षा में एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन हम देखेंगे बस उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। और देखिए 2016 और 2021 में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और दोनों में कितना कॉमन अंतर है। अगर आप उस अंतर को पहचान लीजिएगा तो आप एग्जैक्ट क्वेश्चन को गैस करके चले जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ एक इंट्रो बनाया है जिसमें हम लोग क्या क्या पहले जानेंगे कि संथाल परगना क्या है, पहले हमको ये पता होना चाहिए। झारखंड के कौन कौन सा ज़िला इसके अंतर्गत आता है ये भी पता होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा ज़िला झारखंड का कौन जो सबसे बड़ा ज़िला है जो संथाल परगना के अंतर्गत आता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, तभी जो है कि हम संथाल परगना के जो एक्ट वगैरह हैं उसको अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संथाल परगना, तो संथाल परगना जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें संथाल, तो संथाल आपको पता होगा ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है, ये झारखंड की एक प्रमुख जनजाति। और परगना, परगना जो है एक फारसी शब्द है, परगना एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रशासन की एक इकाई, प्रशासन की एक इकाई। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए संथाल परगना का क्या अर्थ है, तो संथाल परगना का अर्थ है कि वैसे जनजाति जिसका प्रशासन की एक इकाई हो। ठीक है,
तो ये हुआ इसका डिफिनीशन। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा जिला आता है और झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिला आता है या फिर इसका सबसे बड़ा जिला कौन है। तो संथाल परगना अधिनियम जो है आपका किराएदार अधिनियम, वो कब आया था? वो 1949 में बंगाल के साथ झारखंड की सीमा से सटे संथाल परगना क्षेत्र में गैर आदिवासी को आदिवासी भूमि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये भी एक तरह का प्रतिबंध है, रोक है। यह संथाल किराए का पहला संहिताबद्धता कानून है। मूल रूप से यह अधिनियम झारखंड की संथाल जनजाति के भूमि अधिकारों की रक्षा करता है। संथाल परगना झारखंड में स्थित है और इसमें राज्य जो है उत्तर पूर्वी के हिस्से का राज्य इसमें सम्मिलित है। और टोटल कितने ज़िले हैं? तो टोटल इसमें 6 ज़िले हैं। अब कौन कौन सा ज़िला है? तो दुमका, तुमको आपको पता होना चाहिए राज्य की उपराजधानी भी है। दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा। तो यह 6 ज़िला जो है वो झारखंड संथाल परगना के अंतर्गत आता है। और जो थर्ड नंबर पॉइंट था कि सबसे बड़ा ज़िला इसके अंतर्गत कौन आता है, तो आपको बताते चले कि इसमें के अंतर्गत जो सबसे बड़ा ज़िला आता है वो आता है पलामू। पलामू, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड की उपराजधानी पलामू है। तो ये था संथाल परगना का एक छोटा सा इंट्रो। चूँकि इसके बाद जो क्वेश्चन हमको बताया जाएगा वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें मैं एक छोटा सा और फैक्ट आपको बताते चलूँ कि अगर बात किया जाए कि संथाल परगना में कितना अध्याय है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें जो आपका 8 अध्याय है, इसमें 8 अध्याय जिसे हम चैप्टर बोलते हैं, इसमें 8 अध्याय है। और धारा की बात करें तो इसमें 72 धारा है। ये किस में है? ये SPT, ठीक है। संथाल परगना को शॉर्ट में बोला जाता है SPT। ये हो गया SPT का। वहीं अगर CNT की अगर बात करें हम लोग, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो उसमें जो अध्याय है उसमें कुल 19 अध्याय है। और धारा की बात करें तो उसमें जो है 271 धारा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें कितनी धारा है और कितना अध्याय है। तो ये था इसका एक छोटा सा इंट्रो। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं अपने आज के क्वेश्चन आंसर पे। तो क्वेश्चन आंसर है क्या? तो 2016 JPSC एग्ज़ाम में जो पहला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन है कि संथाल परगना किराएदार अधिनियम 1949 के तहत खसगांव का अर्थ क्या है? इसमें कौन कौन से गांव सम्मिलित है, आपको ये पूछा जा रहा है इसमें कि इसका क्या अर्थ होता है। तो देखिए खसगांव क्या होता है, तो ये अधिनियम कौन सा? 1949 अधिनियम के जो है धारा आपका 2, ठीक है। ये धारा भी आप में, ये अधिनियम हो गया, ये अधिनियम है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये आपका धारा बताया जा रहा है, धारा 2(9) के अंतर्गत, धारा 2(9) के अंतर्गत बताया गया है खसगांव की जो है परिभाषा बताया गया। तो खसगांव किसे कहते हैं? वैसा गांव जहां पर जो है कोई मूल रैयत ना हो, वैसा गांव जहां पे कोई मूल रैयत ना हो या कोई मुखिया नहीं हो, तो उसे क्या किया गया है? उसे खसगांव के अंतर्गत रखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा, जहाँ पे कोई मूल रैयत भी ना हो और जहाँ पे कोई मुखिया भी ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे खसगांव कहा जाता है। आने वाले एग्जाम में आपसे इसका धारा पूछ लेगा कि इस धारा के अंतर्गत आता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए ये धारा 2(9) के अंतर्गत आता है। क्लियर? चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव का मुखिया का कार्यकाल है, मतलब गांव का जो मुखिया होता है उसका कार्यकाल कैसा होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है, आपको ये भी बताते चले। ये अधिनियम 1949 हो गई और धारा जो है वो धारा 9 के अंतर्गत आता है। धारा 9 के अंतर्गत आता है कि मुखिया का जो कार्य है वो क्या होगा, या मुखिया का जो पद है वह क्या होगा? वो अस्थानांतरित होगा, यानी कि गैर स्थानांतरित, मतलब उसका जो कार्यकाल है वो जो है स्थानांतरित नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन B है। और मैं आपको फिर बताते चलूँ, अब धारा पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और जो है एक कॉपी पेन लेके बैठिए। जो धारा आपको बताया जा रहा है आप उसे ज़रूर नोट डाउन करते चाहिए। आने वाले एग्ज़ाम जो JPSC का 17 मार्च को होगा उसमें डायरेक्ट आपसे धारा भी पूछा जा सकता है।
तो ध्यान में रखिएगा, तो धारा कौन सा है, ये अधिनियम 1949 है। और जो मुखिया का कार्यकाल जो है गैर स्थानांतरित रहेगा, ये किस धारा के अंतर्गत आता है, यह धारा 9 के अंतर्गत आता है। आपको अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि जो SNT है, SPT है, SPT में कितनी धारा है, तो SPT में 72 धारा है। ये 72 धारा के अंतर्गत ही ये सब धारा आ रहा है। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत ऐसी भूमि जो इस तरह दर्ज नहीं की जा सकती उसे मान्यता प्राप्त दी जाएगी जो मूल रैयत की जोत या मूल रैयत जोते के रूप में माना जाता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है, फिर मैं आपको पहले धारा बता दूं, ये धारा 10 के अंतर्गत आता है। यह किस धारा के अंतर्गत आता है, यह धारा 10 के अंतर्गत आता है। और अब से यहाँ पे ये धारा के बारे में ही पूछा जा रहा है। ये 2016 का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस धारा के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो ये धारा 10 के अंतर्गत पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के भाग 33 के अनुसार बंजर भूमि का निष्पादन वर्षों के भीतर खेती ना करने के लिए अलग निर्धारित किया जाता है। तो कितने वर्षों तक अगर खेती नहीं किया जाता है, तो वो जो भूमि है वो बंजर भूमि में अगर खेती नहीं किया जाता है तो उसका जो है निपटारा किया जा सकता है। तो ये जो है किस के अंतर्गत आता है, ये 1949 के भाग 33 के अंतर्गत आता है। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो 5 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो 5 वर्ष। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के भाग 22 के तहत एक रैयत SDO और प्रधान मूल रैयत की निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में सूचित करने के बाद रैयत की खेती के लिए अस्थायी रूप से ईमान पर अपना स्वामित्व बना सकता है। तो ये था क्वेश्चन जो कि काफ़ी लंबा है और आपको ध्यान से पढ़ना है कि एक SDO हो गया या फिर जो प्रधान मूल रैयत है उसके अंतर्गत कौन कौन सा अस्थायी ईमान उन लोगों को दिया गया है। तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको और डीपली बताते चले कि SDO हो गया या फिर मूल रैयत हो गया तो वो क्या करता है। नंबर 1 पॉइंट है जो वो गांव में उसकी अस्थायी अनुपस्थिति को देखता है। उसके बाद है अगर कोई किसी तरह की बीमारी या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो उसकी स्थिति में भी, या फिर हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में भी, या फिर रैयत की विधवा या नाबालिग होने की भी स्थिति में। तो ये जो सब पॉइंट है ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि किसी भी स्थिति में जो दिए गए किसी भी स्थिति में अगर ऐसा हो रहा है तो उसका स्वामित्व जो बना रह सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन था वो आपका संथाल परगना से था। बाकी का जो 2 क्वेश्चन है वो आपका भारत के किसी भी एक्ट से पूछा जाता है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2013 के तहत PPP। अब ये PPP क्या होता है, तो PPP का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, PPP का मतलब हो गया आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो क्वेश्चन है कि 2013 एक्ट के PPP परियोजना के मामले में डैश भूमि मालिकों की सहमति की ज़रूरत है। तो कितना प्रतिशत जो है वो परसेंटेज में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका पहले बता दूं कि मैं ये 2013 एक्ट तो है लेकिन ये किस धारा के अंतर्गत आता है, ये धारा जो है आपके 2 के अंतर्गत आता है। धारा 2 के अंतर्गत आता है जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भूमि मालिकों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये PP परियोजना है, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना है। और यहाँ पे ये निजी परियोजना नहीं है, तो दोनों चीज़ अलग अलग है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे PPP परियोजना के बारे में पूछा जाता और पूछा गया है तो आपका जो आंसर होगा वो 70% होगा। ये पब्लिक प्राइवेट परियोजना हुआ तब। ठीक है, और यही क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर देता, यहाँ पे PPP के जगह ना रहकर अगर यहाँ पे निजी वर्ड रहता, यहाँ पे अगर निजी वर्ड रहता कि निजी परियोजना के अंतर्गत कितना % मालिकों की ज़रूरत है, तो उसका जो आंसर होता है वो 80% हो जाता। तो आपको इस पे भी ध्यान देना है।
क्लियर। यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने आपको बताते चल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या पॉइंट अगर मिसिंग रहेगा, आपको किस तरह से एग्जामिनर जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप रट के मत जाइएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप चीज़ों को समझिएगा। अगर PPP योजना पूछा गया है तो हमारा आंसर होगा 70%। P4 हो गया पब्लिक, ठीक है, और निजी हो गया, तो पब्लिक में जो होगा वो 70% होगा, और अगर निजी पूछा जाए तो हमसे 80% होगा। तो क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो 70%। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो 70%। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और स्थानांतरण गमन अधिनियम 2013 के तहत भूमि मालिक का अर्थ क्या है। मतलब भूमि मालिक की डिफिनीशन पूछा जा रहा है कि भूमि मालिक का डिफिनीशन क्या होगा। तो देखिए इसमें भी कुछ केस आता है। तो सबसे पहले फिर मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2013 तो एक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत कौन सा धारा आता है, तो ये किस धारा के अंतर्गत है, ये धारा 3 का गा, ठीक है, 3 का गा के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो है भूमि मालिक का क्या अर्थ बताया गया, तो ऐसा व्यक्ति जिसका नाम भूमि, मकान या उसके महाग में स्वामी के रूप में अभिलिखित हो, ऐसा व्यक्ति जिनका जंगल अधिकारी, जंगल अधिकार या फिर अधिनियम 2016 के अधीन मान्यता प्राप्त हो। तो देखिए दोनों यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि पट्टा, ठीक है, पट्टा अधिकारी का भी स्वामी हो। तो ये जो तीनों पॉइंट इसमें बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो मालिक का अर्थ है, यानी कि मालिक का डिफिनीशन इसी के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों जो है वो सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम 2016 के JPSC सीरीज में पूछा गया है। और आने वाला जो भी क्वेश्चन इसके बाद 7 के बाद जो भी स्टार्ट होगा 8 से लेकर 14 तक वो है 2021 में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में जो है आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है एक घोषणा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कि हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो ला रहे हैं वो किस पर्पज़ से ला रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के कौन सी धारा रैयती भूमि का विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। तो पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये धारा 23 क्या कहता है। तो धारा 23 यही कहता है कि रैयत भूमि का आदान प्रदान का अधिकार है। तो विनिमय का मतलब ही होता है आदान प्रदान, मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं उससे कुछ ले रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। और आगे का ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात करता चलूँ, धारा 43 क्या बोलता है। तो धारा 43 के अंतर्गत क्या आता है, तो उस प्रकार का किराया जो किसी न्यायालय द्वारा वसूल या मान्यता प्राप्त ना हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो धारा 43 के अंतर्गत क्या होता है, धारा 43 के अंतर्गत उस प्रकार का किराया आता है जो किसी न्यायालय द्वारा वसूल या मान्यता प्राप्त ना हो। अब धारा 22 क्या है, तो धारा 22 के अंतर्गत रैयत खेती के लिए अस्थायी रूप से अपनी जोत में परिवर्तन करना है। और लास्ट में बच रहा आपका धारा 42। तो धारा 42 के अंतर्गत कृषि भूमि के अनाधिकारिक कब्जे वाले व्यक्ति का निष्कासन का अधिकार है। तो एक एक करके मैंने सारे धारा के बारे में भी आपको बता दिया है। वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिपीट सुनिए और सारे को जो है एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर था वो क्या था, धारा 23। और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपसे 2024 का एग्जाम में पूछेगा, आप कंफर्म रहिएगा। 17 मार्च के पेपर में ये क्वेश्चन आपको छपता हुआ दिखेगा। इसी में से किसी धारा को लिया जाएगा और आपसे डिफिनीशन पूछा जाएगा कि इस धारा के अंतर्गत क्या होता है। तो सारे धारा को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जाती है। मतलब कि किसी भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती को हम निरस्त कर सकते हैं, उसमें कितने वर्षों से खेती ना हो। तो धारा 33 के अंतर्गत किस धारा, फिर धारा को आपको ध्यान में रखना है। धारा आपका पीछा SPT SNT में नहीं छोड़ेगा, इसलिए सारे धारा को ध्यान में रखिएगा। धारा 33 के अंतर्गत
क्या बताया गया है, धारा 33 के अंतर्गत बताया गया है कि 5 वर्षों तक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5 होगा, 5 वर्षों तक बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उस पर खेती नहीं की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा 5 वर्ष। चलिए अब आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कि संथाल परगना अधिनियम की कौन सी धारा, फिर देखिए यहाँ पे धारा पूछा जा रहा, और ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी धारा रैयत भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। तो यह किस धारा के अंतर्गत आता है? ये धारा 23 के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा जो भी ऑप्शन है मैंने उसके बारे में भी अभी आपसे बात किया, धारा 43 क्या है, 22 क्या है, 42 क्या है। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और बताए गए सारे फैक्ट को जो है उसको भी नोट डाउन करते चलना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा आने वाले जेपीएससी एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। सभी आवेदन दिए जाएंगे से तात्पर्य क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस धारा के अंतर्गत आता है। ये धारा 64 के अंतर्गत आता है। किस धारा के अंतर्गत आता है? ये धारा जो है आपका 64 के अंतर्गत आता है। 64 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है कि सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम को कोई सीमा या अवधि प्रदान नहीं की गई हो, तो कुछ शर्तों के साथ कार्रवाई के कारण बनने की तारीख से 1 वर्ष के अंदर, यानी कि किसी तरह का अगर वाद विवाद होता है तो 1 वर्ष के अंदर आवेदन दिए जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो धारा के बारे में ध्यान रखना है, धारा 64 के अंतर्गत। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोपन प्रावधान वर्णित किया गया है। यह कहाँ वर्णित किया गया है? तो फिर देखिए यहाँ पे मैं एक एक धारा के बारे में आपको बताता चलूँ। तो धारा 60, तो पहले इसका जो सही आंसर है यही है कि धारा 7 में जो है समीक्षा का प्रावधान बताया गया है। क्या बताया गया है? धारा 60 में समीक्षा का प्रावधान बताया गया है। इसी के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी परिस्थिति में जो है अंतर पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो धारा 60 होगा। बाकी के बारे में बात करूं तो धारा 70 में क्या बताया गया? धारा 70 में बकाया राशि को वसूलने का अधिकार है। धारा 70 बताता है हमें कि अगर किसी से राशि वसूलना है, वसूलने का अधिकार है। धारा 50 क्या बताता है? धारा 50 जो है विशेष कारणों से किराया कटौती, मतलब डिस्काउंट, विशेष कारणों से किसी भी किराया में कटौती का अधिकार है। फिर धारा 40 क्या बताता है? धारा 40 बताता है कि एक खास तालाब में मत्स्य पालन यानी कि जिसे हम लोग मछली बोलते हैं, एक खास तालाब में मत्स्य पालन का अधिकार है, वही रैयत के अधिकारों का बिना हस्तक्षेप किए गए। तो एक एक करके मैंने सारे धारा के भी बारे में आपको बताया। धारा 70 क्या है, 50 क्या है, 40 क्या है, तो आप इसे नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि मात्र 72 धारा ही है आपका एसपीटी में। तो 72 धारा में ही कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें से 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 था, इसका अगर राइट आंसर का बात करूँ तो वो क्या है? ऑप्शन ए, समीक्षा का प्रावधान के अंतर्गत धारा 60 है, जो कि इसका सही आंसर है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड उचित मुआवजा एक पारदर्शी भू अर्जन एवं भू स्थापन एवं पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? ये कब से प्रभावी माना जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है यह क्या है? ये 1 जनवरी 2014 है। ठीक है, पहले इसको ध्यान में देखिएगा, यहाँ पे 1 जनवरी, क्योंकि 11 जनवरी भी ऑप्शन में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ ईयर नहीं देखना है, साथ में डेट भी देखना है। ये कब से प्रभावी माना जाएगा? यह प्रभावी माना जाएगा 1 जनवरी 2014 से प्रभावी माना जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जो अभी मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्राइवेट परियोजना है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है जो भी आएगा उसे 70%, और जो निजी क्षेत्र से आएंगे, निजी परियोजना जो रहेगा, इसके अंतर्गत उसे 80% का प्रावधान है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पीपीपी के अगर अंतर्गत आ रहे हैं तो उसे 70% का प्रावधान है, और निजी के अंतर्गत आ रहे हैं तो 80% का प्रावधान है। और यह अधिनियम कब से लागू किया गया? यह अधिनियम जो है 1 जनवरी 2014 से
लागू किया है। तो आज का डे का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ध्यान से देखिए ये क्या है। तो क्वेश्चन है कि झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या किसी अन्य तरह का शुल्क जो है भवन किराए का अतिरिक्त नहीं लग दिया होगा। तो कितना होगा, इसमें ड्यूरेशन पूछ रहा है कि कितना टाइम के बाद जो है वो आपका जो है इस तरह का किराया लगेगा। तो इसका जो सही आंसर है कि 1 महीना के किराए से। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में आए हुए जेपीएससी के सारे क्वेश्चनों को बताया है, जो एसपीटी के साथ साथ जो 2 नंबर का और हमसे अन्य अधिनियम के बारे में पूछा जाता है। टोटल मैंने इसमें दोनों सीरीज का 7 + 7 यानी कि 14 क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल बताया है। और सबसे ज़रूरी इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है आपका धारा। तो अब जो है सभी धारा को ध्यान से देखिए कि धारा जो 72 धारा है उसमें क्या क्या दिया गया है। और मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताते चलूँ कि बहुत जल्द आपके पास जो है SNT से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है इसके 72 धारा, जो भी इसमें 72 धारा है उसका एक शॉर्ट और ट्रिकी वाइज आपको वीडियो बना के दिया जाएगा, जिससे है कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा। बस चीज़ों को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको सारे धारा जो है आपके आसपास ही रहेंगे। मतलब ये कि आपको तुरंत जो है कैच कर लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।